मैं उन दिनों 18 साल का था। मेरा नाम रियांश था और मेरी बचपन की सहेली आयरा हमेशा मेरी जानकारियों में सबसे पहले रहती थी। हम दोनों शहर के उस किनारे पले बढ़े जहां सड़क धुंधली होकर झाड़ी में मिल जाती थी और चार तंगी सी सुनसान मकान पेड़ों के किनारे बैठे रहते थे, जैसे किसी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया हो। वो शाम बस एक हवा बदलने जैसा था। परीक्षा के बाद की थकान, एक छोटी सी ड्राइव और बादलों की काली दीवारें जो हमें घेरने आ रही थीं। बारिश इतनी तेज आई कि सड़क शीशे की तरह चमकने लगी और हमारी स्कूटर की वाइपरें उस पानी के सामने बेबस थीं। स्कूटर पानी में बंद हो गया। हम दोनों ने जानबूझकर उसी घर की तरफ बढ़ना चुना जहां एक पोर्च पर एक अकेला बल्ब झिलमिला रहा था। दरवाजा आधा खुला था और हवा ने पर्दों को उंगलियों जैसा हिला रखा था। अंदर धूल, बिल्ली की बू और गीली मिट्टी की गंध थी, एक ऐसी गंध जो बताती थी कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं गुजरा। हमने जूते निकालकर फर्श पर बिछाए हुए पुराने कंबल में बैठना चुना। पहली राहत की हल्की सी शायरी जैसी चीज, पर किसी ने हॉल टेबल पर लाल स्याही से लिखा हुआ एक मुड़ा हुआ कागज रखा हुआ था। अक्षर कांपते हुए, छोटे, और वो कागज हमारी किस्मत का संकेत बन गया। उस कागज पर नियम लिखे थे, कठोर, सीधे और दहशत भरे। अंधेरा होने के बाद बाहर मत जाओ, किसी परिचित आवाज का जवाब बाहर की ओर से नहीं देना, फ्लोर बोर्ड पर नंगे पांव मत चलो, किसी भी बंद संदूक को मत खोलना, किसी भी बिस्तर के नीचे मत देखना, पश्चिम खिड़की के सामने मत खड़े होना जब 3 बार घंटी बजे, सुबह से पहले यहां से निकल जाओ। हम हंसे, पहले तो हंसी छोटी, कर्कश और बचकानी, पर जैसे ही असल पहाड़ी हवा ने दरवाजे पर थपथपाना शुरू किया, वो हंसी टूटकर रुक गई। बारिश की दीवारों के बीच घर अंदर से हमारी खामोशी को चूसने लगा। हमने घर को तल्लीनता से देखा, एक बैठने का कमरा, एक टूटा फूटा डाइनिंग टेबल और सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ जाती थीं, जहां औने पौने बिस्तर रखे हुए थे। पर उस लाल स्याही के शब्द हमारे साथ थे, हर कदम पर एक चेतावनी। रात को पोर्च पर बैठना मजाक सा लगने लगा। हवा ने उन फर्शियों को गुनगुनाते हुए बजाया जैसे किसी ने मन में पुराना गीत चलाया हो। फिर 1:30 बजे कुछ टकटक सी आवाज आई, पायल की खनखनाहट, हल्की, चुभन भरी, हॉल के चारों ओर से होकर गुजरती। ये ध्वनि खेल नहीं थी, वो हमारे चारों ओर चक्कर काटती रही, ठिठुरन छोड़कर चली गई और हमारे दरवाजे के पास थमकर आगे बढ़ गई, बिल्कुल हमारे कमरे के बाहर। नोट ने हमें एक सरल निर्देश दिया था, आंखें बंद करो। हमने ऐसा ही किया। आश्चर्यजनक तरीके से जब तक हमने आंखें बंद रखीं, आवाज हमारे चारों ओर रेंगती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। पर जब मैंने आंखें खोलीं तो दीवार पर मेरी परछाई अलग मुस्कुरा रही थी, होंठ फैलाए, एक नरम झुका हुआ हंसी जैसा चेहरा जो मेरे अनुकूल नहीं था। अगले क्षण किचन की ओर हमारी चाल ने हमें और गहरे दुविधा में डाल दिया। फर्श पर चावल बिखरे हुए थे, बड़े, गीले और कहीं कहीं डहरा भूरा रंग लिए हुए, जैसे उनकी सतह में कुछ गला हो गया हो। उन दानों के बीच छोटे छोटे पैर के निशान थे, बच्चों जैसे, पर आकार अजीब था। एक खटखट अटक्की से उठी। उस ताले में जो ऊपर रखा संदूक था, 3 बार ठोकरें पड़ी, धीमी, सामरिक, एक धुन की तरह जो हमारी नसों में कुरेद गई। सुनो, आयरा ने फुसफुसाया, हमें ये छोड़कर यहां से निकलना चाहिए। पर घर ने अपनी दीवारें संकुम की तरह हम पर ले लीं। बाहर का रास्ता अजनबी, छोटा और असुरक्षित लग रहा था। तभी घर ने नाम लेना शुरू किया। नाम कोई सामान्य स्वर नहीं था, ये एक स्मृति का रूप था, इतने टुकड़ों में जुड़े कि वो हर चाहत और हर बचपन की आवाज बना देता। रियांश, उसने कहा, उस अंदाज में जैसे कोई माँ रात को अपने बच्चे को पुकारती हो, धीमा, पति जैसा। रियांश के चेहरे पर रंग उड़ गया। स्मृतियां जैसे तीरों के उसके पैरों तक पहुंचे, खोए हुए खिलौने, पुरानी बहसें, बचपन के छोटे छोटे क्षण, यहां सब कुछ उस आवाज में समाहित था। हमने दरवाजे को मेज से जाम कर दिया, पर यह एक ड्रामा था। आश्वासन एक पतला धागा निकला। घंटे चलते रहे, बारिश गड़गड़ाती रही और कक्षों की शिष्टता धीरे धीरे वेध्य होती गई। रात बढ़ी और अटक्की का ताला अपने आप जैसे खुलने लगा। एक लोहे की हल्की सरसराहट, फिर संदूक का गिरना और कुछ बाहर फिसल आया। उस चीज का आकार मानव नहीं था, पर किसी मानवी याद के खंडों से बनता दिखा। लंबी टांगें जो गलत दिशा में मुड़ रही थीं,
आंखों के स्थान पर काले गड्ढे, मुंह पर टांके, पर पैरों की तरह सिहरन भरी आवाजें निकल रही थीं। उसने फर्श पर अपनी छाया गड्ढे की तरह छोड़ दी, एक ज्यामिति जो गलत थी। हम ऊपर दर ऊपर चढ़े, रुक रुक कर दरवाजों को बंद किया और पिछली चाल से बच निकले, पर हर कदम के साथ घर ने अपनी दूरी और भी छोटा कर दिया। एक फ्रेम के पिछले शीट हटाकर आयरा ने देखा, लाल स्याही में लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। अक्षर झुलस से लगे। उसकी हंसी अब पागलापन की हंसी बन चुकी थी। घर ने पुरानी आवाजें जगाईं, बर्तन का खुरचना, रेडियो की फुसफुसाहट, किसी की बैठक की गूंज, पर अब ये ध्वनियां झूठी, खंडित और टूटे हुए ताल की तरह थीं। फ्रेमों की तस्वीरों ने आंखें खोल दी। एक तस्वीर में बच्चा अचानक शीशे पर मुंह प्रेस कर रहा था और शीशे पर धुंधला हाथ उभर आया। हमारे फोन बिफरते, कुछ संदेश आ रहे थे, पर हमारे नंबर नहीं, पर शब्द उन्होंने हमारे निजी जीवन के टुकड़े पकड़ लिए थे। घर लौट आओ, वो ठंडी है, याद है। संदेश आते और गायब हो रहे थे, जैसे कोई पुराना चैनल जिसे किसी ने पल में बंद कर दिया हो। घर की धड़कनें बदल रही थीं। छत से एक लोरी की तरह आवाज नीचे उतरती, पाइपों से बुदबुदाहट निकलती और कमरे के हर कोने से हमारे नाम के छोटे छोटे टुकड़े उठते। आयरा और मैं एक कंबल के अंदर गुंथ कर बैठे रहे। हमारी हथेलियां हमारे एक दूसरे के साथ जड़ी हुई थीं, पर हाथ कांप रहे थे। जब सुबह की हल्की रोशनी नीले घोंसले की तरह बाहर उभरने लगी, तो घर ने आखिरी बार अपना मुख दिखाया। हमने सीढ़ियां उतरते हुए देखा कि अगला दृश्य बदल चुका था। दरवाजा खुला हुआ था, पर बाहर का आंगन पहले जैसा नहीं था। एक पुरानी गीली जूती गली में पड़ी थी, छोटी और पुरानी, और जैसे ही हमने कदम बासर रखा, घर ने यह निगल लिया कि कुछ और वापस रह गया। हम लौटे तो सड़क पर सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अपनी नॉर्मल सी रूटीन में लौट रहा था। लोग चाय के कप लेकर बालकनी पर खड़े थे और आसमान पर हल्की सी पीली पट्टी चल रही थी, पर हम दोनों अंदर से खाली थे। रियांश की कलाई पर एक आधी सी चोट थी, चांद की तरह एक निशान, ताजा और जला हुआ। हमारे जहन में वो रात कटती रही। आगे के दिन बदतर थे। रियांश की आवाज बदल गई। वो धीमा, सावधान, कभी कभी वही घंटी उसके सीने में बज उठती। आयरा की हंसी सिकुड़ गई। दोनों ने अपने व्यवहार में छोटे छोटे अनुनादों की दरारें देखीं। लोग हमारी कहानी सुनकर डर गए। उनका रोचकता और भय एक साथ रंगे हुए थे। बूढ़े लोग सिर हिलाकर कहने लगे कि वो सब जानते थे। 4 मकानों की निगाहें पुरानी थीं और कुछ चीजें कभी अकेले नहीं रहती। कुछ हफ्तों के बाद मैंने रियांश की कलाई पर देखा कि चांद जैसा निशान थोड़ा गहरा हो गया, संकेत की तरह कि हम बच गए, पर टुकड़े रह गए। और कभी कभी रात के बीचों बीच कोई घंटी बजती है हमारे भीतर, हमारे पास, ऐसी ध्वनि जो हमें वापस उस हवेली की याद दिलाती है। हमने न जाने कितनी छोटी छोटी रस्में अपनाई। घर के दरवाजे पर पानी झारना, दालचीनी की डंडी जलाना, व्यर्थ की दुआएं करना, वे सब केवल आवाजें बनकर रहीं। असल रक्षा नहीं, पर वे वो रिक्तता भरने के लिए कुछ कर रही थीं। हम अक्सर लोगों से कहते हैं, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं, कि यदि तुम कभी उन 4 मकानों के पास से गुजरो और बादल गड़गड़ाने लगें, तो बस रास्ते पर बने रहो। जवाब मत दो, किसी परिचित आवाज के पीछे मत जाओ, किसी संदूक को मत खोलो, और जब 3 बार घंटी बजे तो पश्चिम की खिड़की से पीछे हट जाओ। ये बातें हम बचपन की कहानियों जैसा नहीं सुनाते। ये चेतावनियां हैं जो एक रात में हमें सिखाईं। आज भी जब आधी रात के बाद शहर शांत हो जाता है, तो मैं अक्सर उस हवेली की ओर देखता हूं, जैसे कोई पुरानी छाया। रियांश कभी कभी बीच रात में उठकर दीवार की ओर ताकता है, जैसे वहां कोई बैठा हो। आयरा हाथ से उसके कंधे पर एक बार छू देती है और वो वापस लौट आता है, पर उस रात की खामोशी हमारे साथ बैठी रहती है। हम 5 बजे लौटे, 2 लोग जो खालीपन और डर के साथ लौटे, और हमारे पास वो सिखावन है जिसे अब हम हर छोटे से सुनाते हैं। डर को हल्के में मत लो, जगहों की पुरानी यादों को हल्के में मत लो, और जब चेतावनी लिखी हुई हो तो उस पर ध्यान दो। ये कहानी हम तुम्हें इसलिए सुनाते हैं ताकि कोई और वही गलती न करे। वही घर, वही आवाजें, वही घंटी, वही लाल स्याही का नोट, सभी इंतजार करते रहते हैं। और अगर कभी किसी साथी का नाम रात की हवा में तुम्हें बुलाए और वो नाम प्यार जैसा लगे, याद रखना, प्यार कभी भी तुम्हें बाहर नहीं बुलाता जब अंधेरा घर को अपने पास कर रहा हो।